हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। चलिए आज हम लोग बायोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ब्लड के बारे में जानते हैं। ब्लड चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में जानेंगे। पहले पार्ट में हम लोग ब्लड यानी रक्त के बारे में जानेंगे। दूसरे पार्ट में हम लोग ब्लड के क्लॉटिंग यानी थक्का कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। तीसरे पार्ट में हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे कि क्या माता पिता का जो ब्लड ग्रुप होता है वही उनके संतान में होता है या अलग होता है। तो चलिए पहले पार्ट को हम लोग शुरू करते हैं। ब्लड रक्त, इसको उर्दू में लहू कहते हैं। इसका अध्ययन हम लोग सीरोलॉजी या हेमाटोलॉजी में करते हैं। इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे इस पार्ट में कि बेसिकली समझेंगे कि ब्लड कैसे बनता है और कहाँ बनता है तथा इसकी सफाई कहाँ होती है या कहाँ स्टॉक होता है तथा नसों में धमनियों में यह स्पीड कितना स्पीड से जाता है, कितना स्पीड से वो वापस आता है। और ये भी जानेंगे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट कैसे काम करता है और उनके क्या क्या गुण होते हैं। इस वीडियो को में अंत तक बने रहे तथा बीच में थोड़ा सा भी स्क्रिप्ट नहीं करें, वरना आपको पूरा जानकारी नहीं मिल पाएगी, आपकी जानकारी आधा अधूरी रह जाएगी। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जितने भी जीवधारी हैं जिनके शरीर में प्राण है उन सभी में ब्लड होता है और जिंदा रहने के लिए शरीर में ब्लड का सही मात्रा में रहना बहुत ही जरूरी होता है। ये बेसिक जानकारी पहले हम लोग ले लेते हैं जो शायद आप लोग जानते भी होंगे। प्राकृतिक कोलाइड, सबसे पहला प्राकृतिक कोलाइड ब्लड जो होता है यह एक नेचुरल कोलाइड होता है। आपसे अगर कोई पूछ दे कि ये कोलाइड क्या होता है तो इसको हम लोग केमिस्ट्री में पूरा डिटेल्स में समझेंगे। अभी मोटा मोटी समझने के लिए मैं कोलाइड के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूं कि जिससे आप इसको अच्छा से समझ ले। कोलाइड ऐसे लिक्विड को कहते हैं जिसको जब छानिएगा किसी कपड़ा या छन्ना से तो इस पार से उस पार वह 100% नहीं जाएगा, यानी 100% वस्तु पदार्थ इस पार से उस पार नहीं जाएगा। जैसे दूध को आप लोग छानिएगा तो मलाई फंस जाता है, आइसक्रीम को छाना जाता है तो कुछ ना कुछ फंस जाता है, वैसे ही ब्लड को जब छानिएगा तो उसका कुछ हिस्सा उसमें छानना में फंस जाता है, इधर से उधर नहीं जा पाता है। ऐसे ही फंसने वाले चीज को हम लोग कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइड। याद रखिएगा, हम जो है इसे केवल समझाने के लिए बता रहे हैं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इस आधार पर आप कोलाइड को अच्छी तरह से इजीली समझ जाइएगा। तो रक्त एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड होता है और यह एक कनेक्टिंग टिश्यू भी होता है जो पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रहता है। पूरे बॉडी को यह कनेक्ट करके जोड़ के रखता है, अर्थात इसे संयोजी ऊतक कनेक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है। जो ब्लड होता है ना, इसका पीएच, ब्लड जो होता है इसका पीएच जो है 7.4 होता है। अब 7.4 से नीचे जो होता है वह एसिड हो जाता है। 7 से नीचे जो होता है वह एसिड हो जाता है, 7 से ऊपर जो होता है वह क्षार हो जाता है और 7 जो होता है वह न्यूट्रल हो जाता है। इसलिए ब्लड जो है 7.4 है तो क्षार है। यह ब्लड जो है मेल में 5.5 लीटर होता है, फीमेल में यह 5 लीटर। ब्लड की धारिता मेल में 5.5 लीटर और फीमेल में 5 लीटर होती है, अर्थात फीमेल में जो है यह आधा लीटर कम होता है। अब यह आधा लीटर क्यों कम होता है? तो मैंने एक आदमी से पूछा था कि आधा लीटर क्यों कम होता है, तो शादीशुदा आदमी था, उसने बताया कि उसमें आधा लीटर कम इसलिए होता है कि वह किसी दूसरे का खून चूस सके। लेकिन हालांकि ऐसा कोई रीजन नहीं है कि आधा लीटर कम होगा तो किसी दूसरे का खून चूस सकेगा। इसका सही रीजन यह है कि लेडीज में फीमेल्स में जो है हेमोग्लोबिन कम होता है और मेल में जो है हेमोग्लोबिन ज्यादा होता है। और जिसमें हेमोग्लोबिन कम होगा उसमें आरबीसी क्षार का मात्रा, ब्लड का मात्रा कम होगा, क्योंकि हेमोग्लोबिन आरबीसी में होता है और आरबीसी जो है ब्लड में होता है। इसलिए हेमोग्लोबिन कम होने के कारण औरत का ब्लड कम होता है और पुरुष का ब्लड ज्यादा होता है। हेमोग्लोबिन का मतलब होता है एफी, लोहा, उसमें लोहा का मात्रा। हेमोग्लोबिन भी आरबीसी का निर्माण करता है और आरबीसी भी ब्लड का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और आरबीसी में हेमोग्लोबिन की कमी के कारण फीमेल में मेल के अपेक्षा आधा लीटर कम खून होता है। तो ये बेसिक चीज आप समझते हैं। और ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कहाँ होता है, तो हम लोग जो एडल्ट हैं उन लोगों में हड्डियों के बीच में बोन मैरो में होता है। अब बोन मैरो, आप लोग हड्डी तो देखे होंगे, कई लोग जब चिकन खाते हैं तो उस खाते वक्त हड्डियों को कस के कूच देते हैं, तो उसके अंदर झांकिएगा तोड़कर तो उसमें खाली जगह जाली जाली सा जो रेड सा दिखता है रहता है, उसे हम अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं। ये एडल्ट लोगों में, वयस्क लोगों में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। लेकिन बात करिएगा उस बच्चे का जो अभी माँ के पेट में है,
अभी पैदा नहीं हुआ है, उसमें तो हड्डी रहता ही नहीं है, और हड्डी भी रहता है तो एकदम कमजोर रहता है, उसे जिधर मुड़िएगा उधर मुड़ जाएगा, तो उसमें बोन मैरो की कमी रहती है, उसका कहाँ बनेगा। जो भ्रूण, जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, माँ के पेट के अंदर है, भ्रूण को इंग्लिश में एम्ब्रोय कहते हैं, और वह 3 महीने का पेट में है या 9 महीने का पेट में है, जब तक वह बच्चा पैदा नहीं है भ्रूण ही कहलाता है। तो भ्रूण में जो ब्लड का निर्माण होता है वह लीवर में होता है, लीवर के मेसोडर्म में। मेसोडर्म लीवर का ही एक हिस्सा होता है। आप लीवर याद रखिएगा यकृत में तो हो जाएगा। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हुआ। थोड़ा और समझते हैं हम लोग ब्लड के बारे में। ये जो ब्लड है यह स्टोर कहाँ होता है, तो कई लोग कहते हैं कि यह हार्ट में स्टोर होता है, लेकिन बाबू हार्ट में ब्लड स्टोर नहीं होता है। जो ब्लड अगर हार्ट में स्टोर हो जाएगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। इसलिए ब्लड जो है ना ये पेट में इधर, पेट को हम लोग उदर कहते हैं, उदर में तभी ना हम लोग जो खाना खाते हैं इसमें खाली जगह होता है, जब भी ना हम लोग जो खाना खाते हैं इसमें जाता है। तो जो उदर गुहा होता है इधर बाईं तरफ, उसी में एक स्प्लीन होता है जिसे हम लोग पीलिया या तिली के नाम से जानते हैं। तो पीलिया या तिली में ही ब्लड जाकर स्टोर होता है, इसलिए स्प्लीन को हम लोग ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। आरबीसी जब मर जाता है, जब आरबीसी में आगे हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, जो आरबीसी जब मर जाता है तो वो भी स्प्लीन में ही जाकर इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए स्टोर कौन करता है, स्प्लीन। इसी को हम जो है पीलिया या तिली के नाम से जानते हैं। और आरबीसी के मरने के बाद यानी कब्र जो होता है वो स्प्लीन में होता है, तो स्प्लीन को हम लोग ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं, और आरबीसी का कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड के नाम से भी जानते हैं। अब ये कोलेस्ट्रॉल, अब जो है एक कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, जैसे हम लोग तेल मसाला खाते हैं या काजू किशमिश बादाम खूब दबा के खाते हैं, तो उसमें जो चिपचिपा होता है वसा का एक रूप होता है तरल, उसको तरल फैटी एसिड कहते हैं, उसी को हम लोग कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। वसा का एक रूप जो होता है वह कोलेस्ट्रॉल होता है। एक कोलेस्ट्रॉल बहुत ही घातक होता है, जान ले लेता है, ये हार्ट अटैक भी ले आ देता है, क्योंकि आपके ब्लड में जो चर्बी यानी तेल की मात्रा होती है ज्यादा हो जाएगी तो दिल पर जाकर चिपक जाएगा और दिल को धड़कने नहीं देगा। तो ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो होना चाहिए वो 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। अभी ब्लड जो हम लोग टेस्ट कराते हैं पैथोलॉजी में, एक्चुअली लैब में जाकर जहां आप ब्लड जांच कराते हैं उसमें ब्लड जो है डेसीलीटर में ही मापा जाता है। तो इसका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है वो 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर में, याद रखिएगा। एग्जाम में अक्सर पूछ देता है। यहाँ जो है इस स्लाइड में हम लोग जो लिखते हैं वह ऐसे ही नहीं लिखते हैं, फालतू में नहीं लिखते हैं, आपका एक सेकेंड का हम ध्यान रखते हैं, और हर 1 सेकेंड का में आप अगर वीडियो को स्क्रिप कीजिएगा, ध्यान नहीं दीजिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका छूट सकता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसी को हम लोग यहाँ स्लाइड में लिखते हैं। एक होता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन को हम लोग शॉर्टकट में HB से लिखते हैं। हेमोग्लोबिन जो होता है वह ब्लड को लाल रंग प्रदान करता है, ब्लड को लाल बना कर रखता है। हेमोग्लोबिन के बारे में अक्सर पूछ देता है कि आपके शरीर में कितना पाया जाता है, कितना ग्राम पाया जाता है। तो यह हेमोग्लोबिन जो है इसमें Fe आयरन होता है। Fe यह मेल के शरीर में 14 ग्राम पाया जाता है और फीमेल के शरीर में यह 13 ग्राम पाया जाता है, यानी महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में हेमोग्लोबिन अधिक होता है। इसमें आयरन Fe होता है, जिसके कारण मेल का शरीर फीमेल से थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है, और फीमेल के शरीर में हेमोग्लोबिन कम होता है यानी आयरन कम होता है, इसलिए इनका शरीर थोड़ा सॉफ्ट होता है, नरम होता है। जैसे बराबर मुक्का किसी मेल को मारिए और किसी फीमेल को मारिए तो मेल को चोट थोड़ा कम लगता है लेकिन फीमेल को ज़्यादा लग जाता है, तो वो भी इस आयरन की वजह से होता है। और उसके बाद अब आगे होता है बॉडी में जो है ब्लड सर्कुलेट करता है, रक्त परिसंचरण होते रहता है, इसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की सबसे पहले खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे साहब ने सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किया था। इतना समझ गए, तो अब थोड़ा आगे समझते हैं ब्लड के कार्य के बारे में। फंक्शन ऑफ ब्लड, यह जो है ब्लड जो है टेम्परेचर को नियंत्रित करके रखता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करके रखता है। यानी ब्लड जब तक आदमी जिंदा रहेगा, विलियम हार्वे साहब ने कहा था कि ब्लड सर्कुलेट करते रहता है, जब तक आदमी जिंदा रहेगा तब तक जो है ब्लड चलेगा, और जब भी कोई चीज़ चलता है तो वह उष्मा प्रदान करती है। जैसे हम लोग हाथ को मलते हैं तो हाथ जब तक मलते रहेंगे हाथ गर्म रहेगा, मलना छोड़ देंगे, इसको रगड़ना छोड़ देंगे तो हाथ
ठंडा हो जाएगा। इसी तरह ब्लड जो है जब तक शरीर में चलता रहेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम जारी रहेगा, तब तक शरीर का तापमान बना रहेगा। या शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री होता है। शरीर का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री होता है, क्योंकि ब्लड के घूमने का स्पीड भी फिक्स होता है। यह 120 के स्पीड से जाता है, 80 के स्पीड से वापस आता है। इसलिए हम लोग ब्लड प्रेशर जब मापा जाता है तो उसमें यह मापा जाता है कि सामान्य जो अच्छे स्वस्थ आदमी हैं उनके शरीर में 120/80 के स्पीड से ब्लड प्रेशर मापा जाता है। तो जब तक ब्लड चलेगा शरीर ब्लड कहाँ जमा रहता है बाबू? स्प्लीन में जमा रहता है। मलेरिया नाम के बीमारी में ना स्प्लीन खराब होने लगता है, इफेक्टेड होने लगता है, तो ब्लड भी इफेक्टेड होने लगता है। इसीलिए पूरे शरीर का टेम्परेचर घटने लगता है मलेरिया नाम की बीमारी में। तो पहला काम हम लोग समझ गए। अब दूसरा काम समझते हैं, पोषक पदार्थों का परिसंचरण। पोषक पदार्थों का परिसंचरण करता है, आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्प्शन के माध्यम से उसको ब्लड में मिला दिया जाता है। आप दवा खाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, तो उसमें न्यूट्रिशन यानी पोषक पदार्थ रहते हैं जो आपके बॉडी में के लिए अच्छे होते हैं। वो पूरे बॉडी में क्या करता है? परिसंचरण कर देता है। साथ में हार्मोन भी परिसंचरण कर देता है। अब तीसरा काम को समझते हैं, गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन जब हम श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे, जब सांस लेते हैं तो ये फेफड़ा जो है वो टंकी का काम करता है, जहाँ ऑक्सीजन को रख देता है। यहाँ से पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का काम हीमोग्लोबिन करता है और वापस CO2 ले आकर ले आता है। फेफड़ा केवल एक जगह प्रोवाइड करता है कि भैया आप यहाँ ऑक्सीजन रख दीजिए। तो गैसों का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ले आता है। तो तीसरा काम आप समझ गए। अब समझते हैं चौथा काम। चौथा काम है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। हमारे शरीर में जितने भी ब्लड में जितने भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जैसे यूरिया हुआ, अमोनिया इत्यादि का परिवहन भी यही करता है। क्या करता है कि वहाँ से उत्सर्जी पदार्थ लेकर आता है और किडनी को दे देता है। किडनी क्या करता है कि डायलिसिस विधि द्वारा उसमें से जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको छांट देता है और ब्लड को कहता है कि अब तुम जाओ। तो किडनी चैप्टर में हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली आप चारों काम को समझ गए। यह काम क्या करता है? ब्लड जो है ताप को नियंत्रित रखता है, दूसरा पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, तीसरा गैसों का परिवहन करता है और चौथा जो है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। वहाँ से लाता है और यह किडनी को दे देता है। किडनी उसको सफाई कर देता है, ब्लड को साफ कर देता है और ब्लड वहाँ से निकलता है। अब आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं। कुछ ब्लड का आपको बेसिकली इन्फॉर्मेशन बता दिए। अब ब्लड का कंपोजिशन समझते हैं कि ब्लड किस किस चीज़ों से मिलकर बना है। तो ब्लड बेसिकली दो पार्टिकल से मिलकर बना है। एक उसका लिक्विड पार्टिकल होता है और दूसरा उसका हार्ड पार्टिकल होता है। तो लिक्विड पार्टिकल को प्लाज्मा कहते हैं, जो पूरे ब्लड में 60% होता है, कहीं कहीं ये आपको 55% भी मिलेगा। और उसके पार्टिकल्स जो उसमें घुले हुए होते हैं, कण के समान होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं रुधिरानीय होते हैं, 40% के लगभग। और इसके पार्टिकल्स जो होते हैं, अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि शरबत जो हम लोग पीते हैं उसमें दो प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं। एक होते हैं लिक्विड, एक होते हैं ठोस या हार्ड। तो चीनी हो गया आपका हार्ड पार्टिकल्स और जल हो गया आपका लिक्विड पार्टिकल। तो वैसे ही ब्लड में दो पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं। ये मत समझिए कि लिक्विड की तरह है तो केवल लिक्विड ही होता है। आप चाय तो पीते होंगे, वो लिक्विड की तरह दिखता है तो केवल लिक्विड ही होता है, उसे ऐसा नहीं है। उसमें दूध होता है, पानी होता है, चीनी होता है, चाय पत्ती होता है, कुछ लोग उसमें गुल मिर्च भी मिला देते हैं। तो कई चीज़ों के पार्टिकल भी पड़े रहते हैं। वैसे ही ब्लड का लिक्विड भाग हो गया आपका प्लाज्मा, जो 60% होता है, और जो उसमें ठोस जो कण की तरह मिले हुए होते हैं उसको कहते हैं कार्पल्स यानी रुधिराणु, जो 40% होते हैं। इसमें होता है आपको RBC, WBC और प्लेटलेट। पहले हम लोग प्लाज्मा के बारे में समझ लेते हैं। प्लाज्मा पूरे ब्लड में 40% होता है। ये ब्लड को लिक्विड बनाकर रखता है। इसी प्लाज्मा में एक प्रकार का विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है फाइब्रोजीन और प्रोथ्रोम्बिन। अगर आप किसी भी ब्लड को लीजिए, उसके प्लाज्मा में से ये दोनों प्रोटीन निकाल दीजिए। मेनली फाइब्रोजीन अगर निकाल दीजिएगा तो वो ब्लड जो है हल्का येलोइश, थोड़ा पीले रंग का हो जाएगा। एक्चुअली प्लाज्मा जो होता है पीले रंग का होता ही है। अगर ये फाइब्रोजीन
प्रोथ्रोम्बिन निकाल दिया जाए तो वे और हल्का येलोइश हो जाएगा। इन्हें यह गाढ़ा करके रखता है और इसको निकाल देने के बाद वह ब्लड पंचुचूर हो जाता है तथा वो जो पीले रंग का दिखता है उसे हम लोग सीरम कहा जाता है। बीमारियों की जांच आपको हमारे शरीर में से सीरम निकाल कर ही किया जाता है। यहाँ आप बेसिकली समझ गए, प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजिन निकाल देने पर ब्लड पतला पंचुचूर हो जाता है और पीले रंग का दिखता है, जिसे हम लोग सीरम कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। इस साइड समझ लेते हैं कार्पल्स यानी रुधिराणु के बारे में, इस बचे हुए 40% के बारे में। चूंकि 60% हमारा ये प्लाज्मा हो गया और 40% हमारे पूरे ब्लड में यह हो जाता है। इसमें 3 पार्टिकल्स हो गए आपको, आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कार्पल्स और प्लेटलेट। अब इनका टेक्निकल नाम जो है, आरबीसी का टेक्निकल बायोलॉजिकल नाम होता है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम होता है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइट। अब जो है कभी कभी ना इसकी संख्या पूछ देता है कि होल ब्लड में जो है आपको सबसे ज्यादा संख्या किस चीज का होता है, तो होल ब्लड में हम लोग कहेंगे प्लाज्मा 60% होता है, यानी यह बहुत ज्यादा होता है। लेकिन पूछ लेगा रुधिराणु में सबसे ज्यादा संख्या किस चीज का होता है, तो हम लोग कहेंगे आरबीसी का। यह 50 लाख के लगभग होता है, लगभग यह आपको 95% से भी ज्यादा, यानी रुधिराणु में कार्पल्स में जो होता है यह 95% से ज्यादा होता है। यह 50 लाख यानी 5 मिलियन होता है। इसकी उम्र होती है 120 दिन। आरबीसी का उम्र होता है 120 दिन, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और लाइसोसोम नहीं होता है। इसमें 2 चीज नहीं होता है, इसलिए में जो है उसका कब्र माना जाता है। उसके बाद आपको जो है डब्ल्यूबीसी जो है ल्यूकोसाइट, इसकी संख्या होती है 10,000। अब इस 10,000 में जो है इसका उम्र जो होता है वह 4 दिन का होता है। 4 दिन इसमें न्यूक्लियस होते हैं, इसमें न्यूक्लियस और लाइसोसोम होता है। तो यह इससे जो है आपको डीएनए का जांच हो सकता है, लेकिन इस आरबीसी से डीएनए का जांच नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और न्यूक्लियस में ही डीएनए और आरएनए होता है। तो इसमें आरबीसी में न्यूक्लियस और लाइसोसोम नहीं होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस और लाइसोसोम होता है और डब्ल्यूबीसी से हमारा डीएनए जांच हो सकता है। अब प्लेटलेट जो है इसमें इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। इसका जो है संख्या होता है 2 लाख। इसकी उम्र होती है 7 दिन। इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है। अब जो है आपको आरबीसी का आकार जो होता है यह गोल होता है और बीच में थोड़ा चपटा होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का आकार जो होता है उत्तल लेंस की तरह होता है, यह बीच में थोड़ा सा मोटा होता है। और प्लेटलेट का आकार जो होता है वह कोई निश्चित आकार इसका नहीं होता है। यह पूरे ब्लड में 60% जो है आपको प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा के अंदर होता है फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। उसके बाद 40% आपके ये हो गए कार्पल्स, रुधिराणु, ये इसमें हो गया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। इसका नाम हो गया एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। इसकी संख्या होती है एरिथ्रोसाइट की 50 लाख, डब्ल्यूबीसी की 10,000 और प्लेटलेट्स की आपको 2 लाख। इनकी उम्र हो गई 120 दिन। इसका उम्र हो गया डब्ल्यूबीसी के 4 दिन और इसका उम्र हो गया 7 दिन। इसमें न्यूक्लियस और लाइसोसोम नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस लाइसोसोम होता है, प्लेटलेट में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो अब इसको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट को आगे डिटेल्स में अगले पार्ट में